तो आज का क्या हमारा पढ़ाई के प्रति एजेंडा रहेगा। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 का जो पार्ट ए वाला पार्ट है वो हमारा बचता है, वो भी हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एसएम के अंदर चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज मेरा मूड थोड़ा ऐसा सही है, तो पहले एसएम करते हैं फिर ईआईएस करेंगे। ओके, बच्चा कह रहा है मैम मेरा मूड तो ठीक है, नहीं बट मेरे मूड के अकॉर्डिंग चलेंगे। चले आगे करें एसएम का चैप्टर नंबर 6 स्पॉन्टेनियस। श्वेता चैप्टर 6 का नाम बताओ। चलते चलते हमें यूं ही मिल गया था हमें कोई। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजिक, मुझे याद नहीं आ रहा। चैप्टर 1 का बताओ। चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। वेरी गुड, उसके अंदर एक टॉपिक है स्ट्रैटेजिक लेवल्स। कितने लेवल्स होते हैं? 3। ओके, पहला कौन सा होता है? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट का चैप्टर नंबर क्या है? 4। क्योंकि इसमें उसमें कितनी स्ट्रेटजीज थी? 4। वेरी गुड, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 बिजनेस लेवल। ओके, पोर्टो से कितने फोर्सेस थे? 5। वेरी गुड, आप क्या पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल, इसमें कितनी स्ट्रेटजीज होंगी? 6। वेरी गुड, अरे वाह, भले भले। तो वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 6 फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज एंड नंबर भी 6 और स्ट्रेटजीज जो हम पढ़ने वाले वो भी 6। इज दैट क्लियर? चलो शुरू करते हैं एसएम चैप्टर नंबर 6। अपने अपने नोट्स निकाल लीजिए, बुक निकाल लीजिए एंड चैप्टर नंबर 6 को चालू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 इज ऑल अबाउट द फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। अच्छा श्वेता, एक बात और तो बताओ, अगर ये फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज हैं तो ये अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट के लिए बनाएंगे स्ट्रेटजी या पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना देंगे? अपने डिपार्टमेंट के लिए। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो गई हो। कहाँ से आजकल क्लासेस ले रही हो? अरे वाह, ये चेंज तुम में कहाँ से आ गया? जब से आपसे क्लास लिए तब से। माय गॉड मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन आ रहा है। चलो तो गाइस, as you can see we are here on chapter number 6 functional level strategies। आपको पता है स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले ये क्वेश्चन हुआ करता था जहां पर कि ना हम फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज की ना ये नीड मेरे नोट्स में लिखी हुई है। आपने अगर इससे पहले कभी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज पढ़ा हो तो हमेशा ना हम सीधे स्ट्रेटजी पे जंप कर जाते थे कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, ये वो। बट मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती थी कि ये क्वेश्चन है कि नीड बताओ फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज का। ठीक है, और बच्चा कहता था मैम आप क्यों करा रहे हो, और मैं कहती नहीं प्लीज कर लो। और ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है इस पेज के अंदर, ये क्वेश्चन मेरे कहे अनुसार मई 22 में आ गया था। और जब ये क्वेश्चन आया ना तो जितने बच्चे वो रट्टे मार के गए थे ना सब स्ट्रेटजीज का, उनके हुए दिक्कत, उनके मतलब तोड़ते उड़ गए वहां पे। ये क्वेश्चन कहां से आ गया? नीड ऑफ द फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। तो मई 22 में क्वेश्चन आ चुका है। आप लोगों को नहीं करना है, सिर्फ बता रही हूँ, मतलब अपनी बातें बता रही हूँ, मतलब अपनी तारीफ कर रही हूँ इन शॉर्ट। ठीक है, आगे चले, तुमको नहीं पढ़ना है। ओके, अब मैंने कहा था कि आपको 6 स्टडीज करनी है। 6 काउंट करते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले बताओ शशांक, ना कोई भी बताएगा? दिख रहा है ना? मार्केटिंग, एचआर, लॉजिस्टिक्स, उसके सप्लाई चेन उसके साथ ही आ जाएगा। और उसके बाद वो मार्केट फाइनेंशियल। गुड, कितने हो गए और एक आर&डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया शशांक, बहुत बढ़िया। शशांक को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चा पढ़ के आता है। और अब बाकी सारे बच्चे आप भी प्लीज पढ़ के आओ। आई वांट कि मैं आपके लिए भी तालियां बजाऊं, है ना? शिवम, हाउ आर यू? Ma'am, fine. How are you? फीलिंग रिलैक्स्ड? Yes, ma'am. अच्छा ठीक है। अदनान, सब ठीक? प्रिया, सब ठीक? दीपांशु, सब बढ़िया? तो होमवर्क क्यों नहीं किया सब लोगों ने? मैम होमवर्क में ये वाला चैप्टर आपने पढ़ने के लिए दिया था, ये नहीं पता मेरे को। मैं तो बोला ही नहीं चैप्टर पढ़ने करने के लिए, मैं तो कह रही हूँ होमवर्क क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं करा आप लोगों ने होमवर्क? मैम होमवर्क जो था वो तो किया था ना, पढ़ के आए। पक्का पढ़ के आए हो? हाँ मैम पढ़ा हुआ है, मतलब अभी रिसेंट आज नहीं पढ़ा लेकिन कल रिवाइज किया था।
डरो मत, अच्छा मैं ऐसे फिर की ले रही थी बस ऐसे, डरो नहीं। ओके, सो चैप्टर नंबर 6 फंक्शन लेवल स्ट्रेटजीज में मैं अब आपको बताती हूँ खास बात क्या है। तो हमारे पास चैप्टर का नंबर है 6, स्टडीज कितनी है 6, ठीक है। ओके, अब इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन 6 स्ट्रेटजीज के अंदर से आएंगे, और जिसमें से कि हमारी एक स्ट्रेटजी कौन सी है, एचआर। कौन सी है, एचआर, ठीक है। एचआर में से लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ चुका है, तो बाकी जो बची 5 वो क्या हुआ, इस लेवल 10 के लिए एप्लीकेबल हो गई। क्या इतनी बात समझ आई? चलो तो शुरू करेंगे हम मार्केटिंग से। सबसे आसान, आपको पता है ना मार्केटिंग क्या होता है, इतना तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट पार्ट है वो कराती हूँ। सो यहाँ पर आता है रिलेवेंट पार्ट, मार्केटिंग मिक्स। ओके, मार्केटिंग मिक्स। आपको पता है बचपन में आपने ये तो सीख लिया क्या कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ठीक है। बट आप ना बचपन को छोड़ के अब आ जाओ सीनियर लेवल पे। अब आप में ना, अब आपसे मान लो कि पूछता है डिफाइन मार्केटिंग मिक्स या फिर मार्केटिंग मिक्स फुल स्टॉप, और आंसर है 4, क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। मान लो कोई आपसे ऐसे ही बोले, इसलिए बोले मार्केटिंग मिक्स डिस्कस, और ये है 4 मार्क्स का। तो क्या करोगे, प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करोगे, प्राइस को एक्सप्लेन करोगे, प्लेस को एक्सप्लेन करोगे, और प्रमोशन को एक्सप्लेन करोगे, है ना। ऐसे ही करोगे ना, बोलो आगे ना। और फिर यहाँ से मेरे यहाँ से चप्पल जाएगी और तुम्हारे गालों पे बजेगी। पूछो क्यों? क्योंकि ये था छोटे बच्चों का आंसर। अब हम समझते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं ना सीए इंटर के लेवल पे, वहां पर क्या ध्यान देना है बेटा, आपको 4 नंबर नहीं मिलेंगे अगर आप खाली मीनिंग लिख के आओगे। आपको मीनिंग लिखने के लिए एग्जाम में क्या लिखना पड़ेगा, एरियाज ऑफ स्ट्रैटेजी। यानी कि आप मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट आपने 12th क्लास से पढ़ा, अब क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो आप बताएंगे कि प्रोडक्ट के रिलेशन में स्ट्रैटेजी क्या बनानी पड़ती है, किसके बारे में बनानी पड़ती है, प्लेस के रिलेशन में स्ट्रैटेजी क्या बनानी पड़ती है, किसके रिलेशन में बनानी पड़ती है। क्या इतनी बात समझ आई? बच्चा गलती क्या करता है, सिर्फ मीनिंग लिख के आ जाएगा और एक्सपेक्ट करेगा 4 में 4 मिलेंगे उसे, है घंटा मिलेगा 4 में 4, कुछ नहीं मिलने वाला उसे, ठेंगा मिलेगा। और मेरे जैसे अगर एक इंसान हुआ तो वो तो मीनिंग में भी गलती निकाल लेगा तो वो तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। चलो तो बात करते हैं प्रोडक्ट की, और सारे के सारे हमारे मार्केटिंग मिक्स के जितने एलिमेंट्स है उनके एरियाज ऑफ स्ट्रेटजी की। ओके, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। प्रोडक्ट के रिलेशन में हेमंत, प्रोडक्ट या तो मैं पुराना चलाऊंगी या तो मैं नया बनाऊंगी। इसका मतलब पुराना चलाओ या नया बनाओ, सिंपल सी स्ट्रेटजी है, ये सोचना है। और प्रोडक्ट के बीपीएल के बारे में सोचना है, बीपीएल आपने मैनेजमेंट ने पढ़ रखा है। हो गई स्ट्रेटजी सिंपल। क्या याद कराया मैंने, पुराना चलाओ या नया बनाओ। चलो नेक्स्ट, प्राइस के रिलेशन में क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, अलग से भी पूछा जाता है कि प्राइस के रिलेशन में क्या बात ध्यान रखनी है। महक जरा रीड करो क्या लिखा है, प्राइस के रिलेशन में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। लोकेशन ऑफ अ कस्टमर, प्राइस ऑफ अ रिलेटेड आइटम। गाँव में जाके 11,000 रुपए की क्लासेस बेचो, मिल जाएंगी नहीं। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ अ रिलेटेड आइटम्स। मैम फलाने वाले टीचर की पेन ड्राइव तो इतने रुपए में मिल रही है। नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ अ सेल। ओ 10,000 रुपए में, ये जो क्रैश कोर्स है मैं आपको 10,000 रुपए में देने को तैयार हूँ, ठीक है। बट साथ में मैं आपको पीएमपी भी दूंगी, हैंडमेड नोट्स भी दूंगी, ठीक है। साथ में मैं आपको 100% बैकअप भी दूंगी, और साथ में मैं आपको गारंटी भी दूंगी, अगर पास नहीं हो तो पैसा वापस। क्या ये टर्म्स ऑफ सेल। अब क्या होगा, मान लो कोई बच्चा लुढ़क गया, क्या होगा, तो मुझे वापस करना पड़ेगा पैसा, बोलो हाँ कि ना, करना पड़ेगा। क्या ऐसे दुकानदार आपको गारंटी देता है, करता है नहीं देता है, प्रोविजन बना के रखता होगा कि नहीं रखता होगा। तो मान लो अगर वो आपको बोले कि भैया एक बार बिक गया तो मेरे पास मत आना, मैंने आपको एक बार ही क्रैश कोर्स दे दिया, 1,000 रुपए आ गए ना मेरे पास, अब तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता ना, बोलो हाँ कि ना। तो मेरे टर्म्स में ऐसा नहीं है ना जो मेरे प्राइस को कम कर दे। बट अगर मान लो मेरे टर्म्स में ऐसा कुछ हो कि जो कल को मेरे को पैसे वापस करने पड़े, तो अल्टीमेटली मेरा प्राइस इफेक्ट करेगा, जो अल्टीमेटली प्राइस मैं गेन कर रही हूँ। यस और नो, व्हाट इज द प्राइस? प्राइस इज अमाउंट ऑफ द मनी ना विच आई गेट, जो सर्विस में देती हूँ, प्रोडक्ट में सेल करती हूँ, उसके अगेंस्ट। यस और नो। दीपांशु तुम एक प्रेस बेचते हो, अगर उस प्रेस की तुम वारंटी नहीं दोगे किसी को तो तुम्हें ठीक भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक करने का खर्चा भी तुम्हारे पर नहीं आएगा, बोलो हाँ कि ना। यस मैम। ओके चलो नेक्स्ट, न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन अलग से भी आता है।
जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं ना बेटा, तो हमको उसकी प्राइस को क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। बात समझ आई? मान लो मैं कोई नया प्रोडक्ट बनाती हूँ तो क्या मुझे उसकी प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। अब बात ऐसी सोचो, एक इंसान जो कि नॉर्मल इंसान है, वो पता क्या बोलेगा, अरे मैं तो अभी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ ना, तो मेरे को तो कुछ जानता ही नहीं है, मेरे को तो कोई पहचानता ही नहीं है, मेरे तो कोई गुडविल ही नहीं है, मेरे को तो इतना एक्सपर्टीज भी नहीं है, तो मैं तो सस्ते में बेचूंगा तभी तो लोग खरीदेगी, है ना। तो इसलिए क्या करता है वो बंदा, मार्केट पे जो प्राइस चल रहा होता है उससे रिलेटिवली लो पे कर देता है। जैसे आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जब कोई टीचर फैकल्टी जो तो पढ़ाने के लिए आता है तो 1000 रुपए में पूरा रेगुलर बैच देता है, हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि वो नया नया आया है और वो क्या कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, अपने प्राइस को रिलेटिवली क्या रखूंगा, लो रखूंगा। क्या रखूंगा? लो। इसको क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन। बट इसके आगे वर्ड लगाना पड़ेगा आपको, प्राइस पेनिट्रेशन। क्या बोलते हैं उसको? प्राइस पेनिट्रेशन। एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। और यही कोई इंसान मेरे जैसा हो जो कहे नहीं हम इस मार्केट में आ रहे हैं, भले नहीं है, हमें एक्सपीरियंस इतना है कि हम बच्चे की शक्ल देख के बता दें ये पास होगा नहीं होगा, हम 1000 रखेंगे 10,000 रुपए क्लास का। ऐसा है हमारा प्रोडक्ट जो है, मतलब एक नंबर प्रोडक्ट है हमारा। इसको क्या बोलते हैं? प्राइस। क्या बोलते हैं? प्राइस स्कीमिंग। यानी कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे हाइप रखना प्राइस। इज दैट क्लियर कि ना? अच्छा एक बात तो बताओ, यहाँ पे ना एक वर्ड दिख रहा है रिलेटिवली। इस वर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पर? क्यों दे रहा है ये वर्ड यहाँ पर? comparatively कैसे? बोलो। in respect to other competitors. कंपैरेटिवली, हाँ कंपैरेटिवली हाई रखते हैं। तो इसका मतलब मैं 10,000 रुपए की बात नहीं कर सकती। अगर कोई 1,000 का बिक रहा है तो तुम 1200 ले लो, तुम 1500 ले लो। बात समझ आई? ठीक है, चलो ओके। तो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने की टेक्निक दे रही हूँ। पी पहले आता है कि एस पहले आता है? तो पी पहले आता है यानी कि लो प्राइस, और एस बाद में आता है यानी कि हाई प्राइस। और वैसे भी एस फॉर स्कीमिंग और एस फॉर सोनाली यानी कि हाई प्राइस, यानी कि छोड़ो प्राइस मैंने कम ही चार्ज किया है, अच्छा एग्जांपल नहीं है यार। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर प्लेस। प्लेस के बारे में बात करते हैं। तो प्लेस में क्या बोलते हैं वो? प्लेस में बोलते हैं टू मैनेज द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक सेकेंड शीट निकाल लो। टू मैनेज द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा एक बात तो बताओ, आपको पता है कि अगर मान लो मैं किसी बुक सेलर के पास जाऊं और उसको बोलूं कि मेरी बुक सेल कर दे, वो पता क्या कहेगा? अरे किसी एक्स ने तो ऑलरेडी हमारे को बोला कि हमें उसकी बुक सेल करनी है, तो हम आपकी क्यों सेल करें? एक बंदा क्या दुकान पे कहता है भाई साहब मेरी कोल्ड ड्रिंक रख लो, वो कहता है पेप्सी मुझे ऑलरेडी खरीद चुका है, मैं आपकी कोल्ड ड्रिंक क्यों बेचूं? तो क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिसाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रमोशन। ये तो बच्चा जानता है। एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी। बताओ इनमें से ऐसा कौन सा है जिसके लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते? पब्लिसिटी। और कोई बच्चा? पर्सनल सेलिंग। और कोई बच्चा? चलो दीपांशु आप बताओ, आपने पर्सनल सेलिंग बोला, आपने ऐसा क्यों बोला? मैम क्योंकि जो पर्सनल सेलिंग होता है उसमें कोई कॉस्ट नहीं आ रही है, 1-to-1 सेल किया जा सकता है। लेकिन मैम मेरे ख्याल से हाँ शायद इसमें भी एजेंट के थ्रू कॉस्ट हो जाएगी। शशांक आप बताइए। पब्लिसिटी में कुछ खर्च नहीं होता, वो माउथ टू माउथ ये स्प्रेड होता है। जैसे एक मिनट, जैसे मैं बताती हूँ मेरी क्लास में कौन है। जैसे मेरी क्लास में आज अच्छा ऋतिक नहीं आया ना, ओके। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी के थ्रू रेफर के थ्रू आए हैं? वंश आपको किसने रेफर किया? मैम मेरे दोस्त है कुणाल, चेन्नई का ही है। ओके, तो कुणाल ने आपको रेफर किया, राइट? तो कुणाल को मैंने पैसे दिए थे रेफर करने के लिए? नहीं ना, तो मेरा पैसा कहाँ लगा? वर्ड ऑफ माउथ। पब्लिसिटी में पैसा नहीं लगा, इसलिए तो पब्लिसिटी नेगेटिव भी हो जाती है। तो किसी से पढ़ लियो, बस इससे मत पढ़ियो। पब्लिसिटी कैन बी नेगेटिव आल्सो, ओके। चलो, तो ये एग्जाम में एमसीक्यू आया था एक बारी कि इसमें से नॉन पेड फॉर्म कौन सा होता है, किसके पैसे नहीं लगते? नॉन पेड फॉर्म, ओके। एग्जाम में क्वेश्चन आया था। आप ध्यान से मेरी बात सुनो। जो ये हमारे 4 पीस थे ना, दीज वर इन रिलेशन टू द प्रोडक्ट।
अगर हम बात करें इन रिलेशन टू सर्विसेज, तो इन्होंने 3 पी और जोड़े। पहला पी क्या जोड़ा? पीपल। कहते हैं सर्विस में जो पीपल होते हैं वो भी तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ना, राइट और नॉट? फिर उसके बाद ने बोला फिजिकल एविडेंस। महक की ना घर में शादी है, उसकी बहन की शादी है, ये पार्लर जाती है, ठीक है, महक के घर में शादी है, ये पार्लर जाती है, कहती है कि आप मैंने आपके बारे में सुना है, ये वो मेकअप करते हो आप अच्छा सा, तो मैं ब्राइड की बहन हूँ, तो मेरा मेकअप कर दोगे, क्या चार्जेस रहेंगे? उन्होंने बोल दिया 500 रुपए लगेगा आपका। तो कहते हैं कि 500 रुपए में आप क्या मेकअप करके दोगे? तो कहते हैं कि आप आना, आपको करके देंगे। मैं कह रही अब मान लो मैं आ गई और तुमने मेरा थोपड़ा बिगाड़ दिया, तब तो बिगड़ ही गया। तब तो मैं शादी में जो है पुट्टी लगा के जोकर बन के जाऊंगी, है ना? तो मेरे को सर्विस के केस में मेरे को फिजिकल एविडेंस तो दिखा कि तू कैसे कैसे करेगी मेकअप, 500 वाला मेकअप कैसा होता है, और जो तू ये 1000 वाला बता रही है 500 1000 में क्या करके देगी, है कि नहीं? तो इन केस ऑफ सर्विस हम क्या मांगते हैं, हम क्या डिमांड करते हैं? फिजिकल एविडेंस। तो क्या होगा, वो महक जो लड़की है ना पार्लर की, वो क्या देगी? वो फोटोज दिखाएगी, देखो मैंने इस पे ना 500 वाला मेकअप किया था, देखो ये रहा, इस पे ना ऐसी लिपस्टिक होगी, ऐसा आई शेडो होगा। 1000 वाले में ना हम आपको हेयर स्टाइल ऐसे करके करके देंगे। बात समझ आती है? तो फिजिकल एविडेंस इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सर्विसेज। क्लियर? और लास्ट आता है आपका प्रोसेस। In case of service, हम क्या कहते हैं? The process is the main important element, right? And we try to decrease the cost of the steps. अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं यही क्लास आपकी गूगल मीट पे ना लूं और यही क्लास मैं आपकी एक ऐप पे ले लूं, तो आपको मैंने बताया था कि ऐप का खर्चा होता है। आपको पता है आपकी इसी क्लास की कॉस्ट जो है डबल हो जाएगी अगर मैं ऐप पे लेना चालू कर दूं। क्यों? क्योंकि उस स्टेप पे मेरे को पैसे देना पड़ेगा, और पैसा अल्टीमेटली कहां से खिंच के आएगा? कस्टमर से। तो प्रोसेस कहता है कि आपको अपनी कॉस्ट के करनी चाहिए हमेशा मिनिमल रखनी चाहिए, और जो आपके अननेसेसरी स्टेप्स हैं उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। मैंने क्या देखा, मेरा बच्चा क्या चाहता है, मेरा बच्चा मुझसे पढ़ना चाहता है ना, अब वो ऐप पे पढ़े तो यहाँ पढ़े तो क्या फर्क नहीं पड़ता है? बोलो हाँ कि ना? मेरे को मेरे बच्चे की शक्ल देख रही है, बच्चा को सुनाई पड़ रहा है, बात खत्म, सिंपल। तो हमें क्या करना चाहिए? अननेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ स्टेप्स जो है वो हमें एलिमिनेट कर दे चाहिए। तो ये आपका हो गया प्रोसेस। एग्जाम में आपका आ सकता है क्या, अगर वो आपसे पूछे एक्सप्लेन मार्केटिंग मिक्स, तो आप बताओगे 4 पीस। अगर आपसे पूछे एक्सप्लेन एक्सपैंडेड मार्केटिंग मिक्स, तो आप बताओगे 3 पीस, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। मुझे इस बार के एग्जाम के लिए ऐसे इंट्यूशन से आ रही है, ऐसे एक्सपैंडेड मार्केटिंग मिक्स वाला क्वेश्चन आ सकता है, और वो वाला ना प्राइस स्कीमिंग और पेनिट्रेशन वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मेरे को लगते हैं आ सकते हैं। ओके चलो अब आगे चलते हैं। वंश ने हैंड रेज किया। हाँ बेटा वंश बोलो। मैम बस मेरे को बस ये प्लेस है और मैनेज चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट समझ में नहीं आया। वंश पता है क्या हुआ, मैंने कोल्ड ड्रिंक बेचती हूँ, मैं दुकान पे गई, ठीक है, जैसे दुकान पे गई मैंने कहा भैया मेरी कोल्ड ड्रिंक भी बेच दो। एग्जाम पे मैं होलसेलर में रिटेलर के पास गई, ठीक है, मैंने कहा मेरी कोल्ड ड्रिंक भी बेच दो। अब वो पता क्या कहता है, भाई से पीछे से दूसरे होलसेलर ने मेरे को बोल रहा है कि ये बेचना है मेरे को, और मेरे को इसमें ज्यादा कमीशन मिल रहा है। तो क्या होता है, प्लेस का मतलब होता है कि टू मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, आपने पढ़ा है राइट, एंड टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर। प्लेस पे जब तक मेरे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइडेड नहीं होंगे, अगर वो नहीं पकेंगे तो मेरा प्रोडक्ट कोई बेचेगा ही नहीं। आपने देखा होगा कि अगर आप पहाड़ों पे जाते हैं तो पहाड़ों पे डिफरेंट क्वालिटी दूध जो होता है ना वो दूसरे ब्रांड का चलता है, जैसे कि पारस का ब्रांड चलता है मेजरली। जो एक कंट्री डिलाइट वगैरह है ना, ये आपको पहाड़ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके ऑलमोस्ट आपको वो दिखता है, क्या नाम है उसका, एक ब्रांड है नमस्ते इंडिया आपको ज्यादा दिखता है पहाड़ों के ऊपर। तो जो ये ब्रांड्स है ना, इन्होंने क्या किया, पहाड़ों पे फोकस किया और वही सामान बेचते हैं, राइट। तो और उनकी जो वो होती है प्राइसिंग होती है वो भी उस अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। ओके नेक्स्ट इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक टेक्निक्स। अब ये तो बहुत ही आसान है, सोशल मार्केटिंग, ऑगमेंटेड मार्केटिंग। मैं आपको 5 मिनट का समय देती हूँ, ठीक है, आप सारा पढ़ लीजिए एक बारी, और अगर इनमें से वो समझ में नहीं आती है मैं आपको फिर समझाती हूँ। मैंने आपको एग्जांपल भी दे रखे हैं हर एक मार्केटिंग के अंदर। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
पहले चार बताओ, समझ आए? नहीं, पहले चार में कोई दिक्कत? रिलेशनशिप मार्केटिंग बता दो एक बारी, बोलो रिलेशनशिप कैसे? मार्केटिंग। बिग बाजार का होता है वो कार्ड्स होते हैं, वैसे हाँ। रिलेशनशिप बनाने वाला बस। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। जो लॉयल्टी कार्ड आपको मिलता है ना, आपको बोलते हैं बिग बाजार में आए, आपने खरीदा, फिर आपके पॉइंट जल गए, अब वो पॉइंट्स रिडीम करने के लिए फिर से आएगा, तो कस्टमर को मेंटेन करके चलता है। गेमिंग जोन्स में भी होता है मैम सर। होगा, उसको बोलेगा कि आपको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आपको लाइन में लड़ने की जरूरत नहीं है ना, ये सब चीजें होती है, आपको बैक से दे देंगे हम, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। नेक्स्ट फोर मैम डायरेक्ट मार्केटिंग में ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग टीवी के थ्रू? डायरेक्ट रिस्पॉन्स का मतलब शशांक समझो, सामने जो है ना, लेट्स सपोज होम शॉप 18 है, ठीक है, तो होम शॉप 18 को डायरेक्ट रिस्पॉन्स मिल जाएगा, कस्टमर सीधा होलसेलर से के पास पहुंच जाएगा, वो ये कह रहा है, उसको एससीएम सप्लाई चेन से गुजरने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट 4 करिए। मैम तो जो पता है पहले टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स आते थे नाप तोल के, वो भी एक डायरेक्ट मार्केटिंग हुआ ना? करेक्ट। नेक्स्ट 4 कीजिए। हाँ जी, सर्विस मार्केटिंग क्लियर? थर्ड वाला पर्सन ऑर्गेनाइजेशन प्लेस क्लियर? एनलाइटेड मार्केटिंग करा दूं? यस मैम। ओके, एनलाइटमेंट की ध्यान से सुनना। एनलाइट करने का मतलब होता है कि वो हमारे साथ में हमेशा के लिए चले, ठीक है, ऐसी मार्केटिंग जो हमेशा के लिए चले, कैसी हो? लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है। अब ध्यान से सोचना, ऐसी मार्केटिंग जो लॉन्ग लास्टिंग होगी, उसके अंदर क्या होगा? सारे मार्केटिंग का गुण होगा, इसीलिए तो आपको 5 प्रिंसिपल मिल जाएंगे जो कि सारे गुणों को रखेंगे। उसने कहा आपकी मार्केटिंग कस्टमर के हिसाब से होनी चाहिए, उसमें इनोवेशन भी होना चाहिए, वैल्यूडेशन भी हो जाए, सेंस ऑफ मिशन यानी कि पता चल जाए कि मान लो जैसे मेरा मिशन है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत ज्यादा टूर होता है, अब की बार 70 पार, सुना होगा आपने लाइन, अब की बार 60 पार, है ना? तो जो ये लाइन है, से मालूम पड़ता है सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग, क्या मिशन होगा आपका। एंड सोसाइटल मार्केटिंग, यानी कि आप जो मार्केटिंग कर रहे हो उसके अंदर सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ है। तो अगर आपकी मार्केटिंग के अंदर ये 5 प्रिंसिपल है, तो आपकी मार्केटिंग लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट देगी, और इसको बोलते हैं एनलाइटेड मार्केटिंग। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो। जैसे मामा करती है वैसे है ना, सोशल मार्केटिंग में ग्रीन वाला। करेक्ट, कस्टमर ओरिएंटेड भी है, बिल्कुल सही, इनोवेशन भी लेके आती है हर रोज, और वैल्यू भी देती है, सेंस ऑफ मिशन भी है, पेड़ उगाती है, सोसाइटल मार्केटिंग सोसाइटी के लिए भी काम करती है। डेफिनेटली गुड आंसर शशांक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डिफरेंशियल मार्केटिंग, सिंक्रो और कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। रीड करो और बताओ। मेरे को पर्सन ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग में थोड़ा सा डाउट है। हाँ मंच पूछ। मैम एक्चुअली मतलब चेंज, मतलब जो और टारगेट ऑडियंस का बिहेवियर चेंज करना, मतलब कोई मतलब कोई भी पार्टी मतलब मोदी जी के लिए मतलब गुण गाना वैसे, ताकि उनका माइंडसेट चेंज हो जाए, वैसे होता है क्या? करेक्ट, अगर गुण मोदी जी के लिए गाए जाए तो पर्सन मार्केटिंग हो गया, बीजेपी के लिए गाए जाए तो ऑर्गेनाइजेशन
हो गया। बात समझ आई? अगर मेरे गुड़गांव आ जाए तो पर्सन, अगर मेरी फुटवेयर छप रही है तो पर्सन। सोनाली मैम क्लासेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? चलो आगे डिफरेंशियल समझ में आया? डिफरेंशियल समझ में आया? बेस्ट एग्जांपल इज HUL। ओके नेक्स्ट सिंक्रो। सिंक्रो समझ में आया? महक सिंक्रो समझ में आया आपको? सिंक्रो का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनाइज करना। बताओ महक, एसी कब चलता है, गर्मी में कि ठंडी में? गर्मी में। अच्छा तो बताओ सबसे ज्यादा सेल कब होती होगी? हाँ गर्मी में चलता है बेटा। हाँ मैम, चलाने वाले सर्दियों में भी चलाते हैं, ऐसा नहीं है। जो उनका वो होता है 2 in 1 वाला। हाँ 2 in 1 वाला। अच्छा मैं क्या कहते हैं, तो बताओ जिनकी दुकान है एसी पंखे बेचने की, उनकी बिक्री सर्दी में ज्यादा होती होगी गर्मी में? गर्मी में। अच्छा तो अब किसी ऐसे बंदे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम देखें, सेल्स को देखें, तो सेल्स क्या करेगी? गर्मी में इंक्रीज होती जाएगी और सर्दी में क्या होगा? डिक्रीज। तो क्या करें? अगर सेल को सिंक पे लाना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? डिस्काउंट दे देंगे ऑफ सीजन में। एसी को 20% ऑफ पे बेचेंगे। इसको क्या कहते हैं? सिंक्रो मार्केटिंग। सेल को सिंक में लाने के लिए करी गई मार्केटिंग, सिंक्रो मार्केटिंग। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, यानी कि मार्केट में हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं ना, उसमें ना हम अपने एक ही प्रोडक्ट पे जो है कॉन्सेंट्रेशन बना के बैठे हुए हैं, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल, मेरे इतना सारी चीजें हैं, ठीक है? मेरी इतनी सारी चीजें हैं, मैं सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर भी हूँ, मैं ये भी करती हूँ, ये भी करती हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, मेरे क्लाइंट्स भी हैं यूके के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ किस पे लगी हुई हूँ? बच्चे को ये सब पढ़ाने में, और इसी की क्या कर रही हूँ मैं? मार्केटिंग कर रही हूँ। क्या आपने एक बार भी देखा कि मैंने ऑडिट की मार्केटिंग करी है? ना के बराबर। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो हाथ मिला के किसी एक चीज के पीछे क्या पड़ जाती है ना? अच्छा बताओ, जो आपकी बाइक की होती हैं, बाइकों में भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, बट एक इंसान अपने एक ही मॉडल की बहुत तारीफें करता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, ठीक है? नेक्स्ट इज डी मार्केटिंग। डी मार्केटिंग किसको समझ में आया? रीड करो एक बारी, इतने दांगे डाउट लेते हैं। अदनान हाँ जी बेटा पूछो। मैम आपने अपना बताया कि आप इतनी सारी चीजें पढ़ाती हैं और अभी आप EISSM की मार्केटिंग कर रही हैं, तो इसका मतलब ये कि आप बाकी चीजों की मार्केटिंग नहीं करेंगी? हाँ मैं नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं करेंगे? ना के बराबर, नॉट बिल्कुल, ना के बराबर। ठीक है थैंक यू। मैं चाहूंगी कि मैं अपने मार्केट में उसी प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में कवरेज दूं, कि मैं जो हूं उसी से जाने जाऊं कि भैया पढ़ना है ये सब तो सोनाली मैम से पढ़ो, ठीक है? पर किसी ने ये नहीं कहा कि अगर ओसी में आना है तो सोनाली मैम को लेके आओ, तभी ओसी कंप्लीट करेंगे। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट इज डी मार्केटिंग। पढ़ लिया डी मार्केटिंग? किसको समझ में नहीं आया? चलो बताओ कौन कौन गया है मूवी देखने के लिए? देखी किसी ने पठान? झूमे जो हूँ मेरी जान महफिल में, नहीं देखी? बोलते तुम हाँ देखी है। मैं ऐसा चप्पल तुम्हें बेचती कि तुम्हें पिक्चर देखने का टाइम मिल रहा है, होमवर्क करने का टाइम नहीं मिल रहा। हाँ तो बताओ मूवी की टिकट महंगी कब होती है? वीकेंड पे कि वीकडेज पे? ये वही लोग हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेके जाते हैं, उनको पता है पे क्या बीतती है। तो वीकेंड पे टिकट महंगी क्यों होती है? तभी लोग ज्यादा ऑडियंस आती है। अब दिक्कत क्या है? ध्यान से मेरी बात सुनना। दिक्कत ये है कि मेरा मूवी का जो हॉल है, लेट्स सपोज उसका कैपेसिटी जो है वो 500 पीपल है, ठीक है? तो क्या मैं 501 को बिठा सकती हूँ? नहीं बिठा सकती। अब मुझे मत कहना कि मैं अदनान करें मैं मतलब जमीन में बैठ के देख लूंगा, ये सारी बातें हम नहीं करेंगे, ठीक है? तो 500 की कैपेसिटी अगर है तो 500 लोग ही बैठ सकते हैं। मैं 500 टिकट ही सोल्ड कर सकती हूँ, बोला आगे ना? इसका मतलब जो मेरे पास है 500 के बाद लोग आएंगे। मान लो वंश आया, साथ में अदनान भी जुड़ गया, रास्ते से होते हुए शिवम को भी ले लिया, ये 3 लौंडे पहुंचे वहां पे, कह रहे हैं भैया हमें टिकट दे दो। वो कह रहे हैं हाउसफुल हो गया। शो कैसी बात कर दी आपने? पठान का शो था मतलब हाउसफुल हो गया, आप बाद में आना। कहते बाद में क्या होता है, हमारे को छुट्टी नहीं मिलती। कहते मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक काम करो, आप ना मंडे को आना,
तो वंश कहते क्या हो गया, मंडे को हमारी भीड़ छट जाएगी, हमारे पे स्पेस होगा, हमारी कैपेसिटी भी फुल जो है वो नहीं जाती है, अब मंडे को आना। तो वंश कह रहा है मेरी छुट्टी तो संडे को होती है ना, मैं तो अभी आऊंगा। तो उसने बोला कि देखो अगर आप अभी आओगे तो आपको टिकट 300 की पड़ेगी, और बाद में आपको टिकट यही टिकट आपको 200 की पड़ेगी, तो बेटर है ना कि आप वीकडेज में आ जाओ। वंश कह रहा हाँ 3 जनों के हिसाब से तो मतलब कि 2 की टिकटों में 3 जने पिक्चर देख लेंगे, हाँ ठीक है हम मंडे को आते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, डिमांड को शिफ्ट करना। क्या कहते हैं, डिमांड को शिफ्ट करना। हम ये क्या कह रहे हैं कि हम चाहते थे कि हम अपने सारे क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करें, तो हमने क्या किया, डिमांड को शिफ्ट कर दिया। ये शिफ्टिंग कब होती है, जब कैपेसिटी का मामला होता है। जैसे कि आपके अम्यूजमेंट पार्क हो गए, उसमें पता है हम 1000 लोगों को एंट्री दे सकते हैं। बात समझ आई, बोलो हाँ कि ना। नाउ anyone in the class can tell me the difference between synchro marketing and demarketing। तो मैं मान जाऊं 11 रुपए का इनाम, सिंक्रो वर्सेस डीमार्केटिंग। तो अगर कोई बता दे तो मैं मान जाऊं। क्योंकि देखो हमने एसी को सस्ते में बेचा ना विंटर्स में, और यहाँ हम वीकडेज में टिकट सस्ती लगा रहे हैं, तो मुझे तो सेम सी लग रही है डीमार्केटिंग और ये सिंक्रो। मैम ये टेम्परेरी होता है, डीमार्केटिंग टेम्परेरी मतलब करते हैं, और ये जो है वो सीजनल बेसिस पे होता है या तो। अच्छा ठीक है ओके। और कोई ऐसा इसको सुन के ना करे कि हाँ मतलब डिफरेंस है, मतलब मैम सिंक्रो में डिमांड को होल्ड तो कौन जवाब दे रहा है, 11 रुपए की लीग में कौन आ रहा है? एक तो अदनान ने हैंड रेज किया, एक शशांक ने हैंड रेज किया, और एक वंश ने किया। सबसे पहले अदनान ने किया था, तो अदनान ओवर टू यू, फिर शशांक एंड देन वंश। मैम आपने मेनली जो कैपेसिटी के बारे में बताया, तो अगर मैं कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, जब ओवर कैपेसिटी होती है और डिमांड एक्सेस होती है, उसको अगर हम कम करना चाह रहे हैं तो मतलब कम करना चाह रहे हैं तो डीमार्केटिंग है। और अगर हम उसे बढ़ाना चाह रहे हैं जब कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रही, तो वो सिंक्रो मार्केटिंग है। ओके ओवर टू शशांक। मैम एक में डिमांड क्रिएट करते हैं, एक में डिक्रीज करते हैं, सिंपली मतलब शिफ्ट करते हैं, डिक्रीज नहीं करते, शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करते हैं ओके। सो रिपीट योर आंसर शशांक। एक में डिमांड सिंक्रो में हम लोग क्रिएट करते हैं प्राइस कम करके, क्योंकि वो ऑफ सीजन में सेल हो, और दूसरे में हम लोग शिफ्ट करते हैं। वेरी गुड वंश। मैम सेम ही पॉइंट है, बट वही सिंक्रो मार्केटिंग में डिमांड इरेगुलर होता है, तो उसको लाइन पे लाना पड़ता है। उसके लिए डीमार्केटिंग में ऐसे है, मतलब डिमांड है बट डिक्रीज करना पड़ता है। तो सेम पॉइंट ही है जो शशांक और अदनान। ओके सो अब सुनेंगे मेरा जवाब, ध्यान से सुनेंगे। अगर महक से पूछूंगी, महक क्या मैंने ऐसा कहा, सुनना ध्यान से, क्या मैंने ऐसा कहा कि जब कोई बंदा पिक्चर देखने के लिए आएगा इन केस ऑफ डी मार्केटिंग, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई तू वीकडेज पे आ जा? क्या मैंने ऐसा कहा? हाँ मैंने ऐसा कहा। बट क्या मैंने ऐसा कहा इन केस ऑफ एसी कि भैया तू समर में मत आ, हमें सेल को सिंक्रोनाइजेशन में रखना है, तू ना विंटर में आई हो और 20% ऑफ पे खरीदियो? कहा हमने ऐसा? नहीं। वेरी गुड। तो इसका मतलब शशांक, डिमांड क्या हो रही है? शिफ्ट हो रही है इन केस ऑफ डी मार्केटिंग, राइट। हम किसी को मना नहीं करते कभी भी, बट हम क्या करते हैं, बस शिफ्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो आपको मेजर डिफरेंस समझ में आ गया, यस और नो? चलो, तो पैसे किसको मिलेंगे? पैसे मिलेंगे किसी को भी नहीं। फुल आंसर किसी का भी नहीं था। आज मेरा मूड ऐसा सही है। ओके चलो, नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि अगर अलग सा कुछ क्वेश्चन देना होगा तो बोल सकता है कि मार्केटिंग डिसीजंस में आता क्या क्या है। अब अपने आप को ना सोचो दैट यू आर द मार्केटिंग मैनेजर। सोचो कौन हो तुम, बताओ, महसूस करो कौन हो? मार्केटिंग मैनेजर। अब बताओ तुम किस किस के बारे में डिसाइड करोगे? पढ़ो इसको, किस किस के बारे में डिसाइड करोगे? पढ़ो। हाँ जी हेमंत। वो गलती से हो गया। ठीक है। जैसे एक शार्क टैंक में आया था, उसका प्रोडक्ट 5,000 का था और वो 2,500 से 3,000 सिर्फ मार्केटिंग में ही खर्च कर रहा था।
उसको बोला गया था कि आपका मार्केटिंग स्किल्स बहुत खराब है, मतलब मार्केटिंग अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। कई लोग मेरे को भी बोलते हैं, मेरे को तो उल्टा बोलते हैं कि मैम आप मार्केटिंग पे पैसा खर्च करो, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, ये है वो है, मार्केटिंग पे पैसा खर्च करो। मेरे को कई लोग उल्टा बोलते हैं, फिर मैं उनको ये कहती हूँ कि खर्च करके देख लिया, कोई फायदा नहीं है। जब तक किसी पे ट्रस्ट नहीं होगा ना, कोई बच्चा जाएगा ही नहीं। ट्रस्ट इज द ओनली फैक्टर। बट ये है आज तक का रिकॉर्ड है, वैसे कोई बच्चा हमसे पढ़ा हो ना तो उसने कभी हमारी पीठ पीछे बुराई नहीं करी, वैसे कि हमने सोनाली मैम से पढ़ा और हमारे पैसे डूब गए, मतलब ऐसा मैंने कभी सुना नहीं। बहुत लोगों को पीएमपी का पता ही नहीं है क्या होता है, कैसे होता है, किसी को आइडिया बहुत कम लोगों को है। हाँ, पीएमपी का नहीं आइडिया सबको, ये बात भी है। तो पीएमपी की मार्केटिंग करी जाए शशांक, है ना? यस मैम, उसको पॉलिश बताया कि क्या लगे हमारे में, वो करके फिर कर दी चाहिए इंस्टाग्राम पे। हाँ। तो दो शशांक मेरे को थोड़ा एडवाइस कर, बीइंग द मार्केटिंग मैनेजर ना, कि पीएमपी को मैं कैसे ऊपर लेके जाऊं। हम सोशल मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब इसमें ये सोशल मीडिया मार्केटिंग उसमें यूज कर सकते हैं कि हम लोग, और इसमें ये भी कर सकते हैं हम लोग, क्या इसका नाम है मार्केटिंग का, इनलाइटेड मार्केटिंग। हम लोग का प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है, हम लोग में क्या अच्छा चीज है, हम लोग का डिफरेंस बता सकते हैं, हम लोग में क्या डिफरेंस है वो और सारे दूसरे लोग में और हमारे में, क्योंकि पर्सनल मेंटरिंग और कहीं नहीं मिलता। ठीक है मैम पब्लिसिटी कर देंगे। हाँ अदनान, क्या कह रहे अदनान? पब्लिसिटी कर देंगे मैम। अरे वाह, क्या बात है बच्चा। मैम मैंने अपने एक दोस्त को किया है। अच्छा, प्राइस स्कीमिंग करूँ कि प्राइस पेनिट्रेशन? स्कीमिंग सही रहेगा, क्योंकि यूनिक प्रोडक्ट है आपका, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, आप लेने ये जा सकते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। मैम इसे 11 रुपए चाहिए। I am when student speaks in the language of EIS and SM now, I'm like wow, this is what I want, this is what I'm looking for. चलो, okay, last वाला point explain करेगा देवांश मेरे को, इसका last point, please explain the last point of this yes, this वाला explain कर दो मेरे को ये वाला point. कहाँ गया देवांश, भग गया क्या? देवांश ऑन योर ऑडियो एंड यस मैम, ये बेसिकली जो कह रहा है वेदर रिवॉर्ड विल बी बेस्ड ऑन स्ट्रेट सैलरी और स्ट्रेट कमीशन और पार्टली कमीशन। तो मैम ये हो, मेरे ख्याल जहाँ तक मेरे को लग रहा है मैम, ये जो हमारा जो चैनल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग जो भी चैनल हमारा होगा, उसको जो भी हम कमीशन देंगे तो वो कमीशन किस बेसिस पे होगा, वेरी उसकी बात है कि हम उसको सीधे सीधे सैलरी पे रख लेंगे, जैसे मैं बता, या फिर जितने पीस वो बेचेगा उसके हिसाब से उसको कमीशन मिलेगा। करेक्ट या फिर मैम जैसे कि हम बात करते हैं कंसाइनमेंट में, तो मैम वो जितने पीस बेचने के बाद उसके ऊपर से भी उसका प्राइस होता है। वेरी बैटेक्स अगर उसने पैसे वापस नहीं किए तो तुम मेरे को 11 रुपए देवांश को, 11 रुपए देवांश को। हैप्पी देवांश, चलो तो मैं भी बोल देता मैम। शशांक, मुझे पता है तूने क्रैश कोर्स मुझे लूटने के लिए ज्वाइन किया, मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है मैं लॉस में चली जाऊंगी इस वाले क्रैश कोर्स में, अगर मैंने आंसर से सुने शुरू करे, है ना शशांक? नहीं मैम, आज आपने कवर अप कर दिया मेरे से आपका जो भी लॉस है। हाँ, वैसे काफी कवर हो गया मेरा, सही कह रहा है। हिसाब से आपका जितना लॉस होगा आपके लिए वो उतना ही प्रॉफिट है इन डिफरेंट टर्म्स। ये तो बात सही है, बट देखो यही तो देखो चीजें होती है ना, कि तुम भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रही हूँ। फॉर यू पीपल है ना 10,000 रुपए क्या ही है ना? फॉर मी इवन 10,000 रुपए क्या ही है, बट यू नो दिस इज अ सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग, है ना? कि हाँ एक मिशन आ रहा है कि हाँ मैम से मिलेगा। और इवन मैं आपको बताती हूँ, मुझे भी पता है कि आपको ऐसा है नहीं कि आप मरे जा रहे हो 11 रुपए, आई नो इट, बट ये ना आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है ना वो पैदा करता है, राइट? एक अंदर से भावना तो आ ही रही है, क्या कहते हो, राइट और नॉट? मैम ये सच्ची में मिलते हैं क्या 11 रुपए? हाँ, मुझे तो मजाक लग रहा था। नहीं, सच्ची में मिलते हैं और देने भी पड़ते हैं। देने भी पड़ते हैं, मजाक नहीं कोई क्लास में चल रहा है भाई, सच्ची घटनाओं पे आधारित है हमारा ये। अच्छा, मैंने सोचा ऐसी कर रही है मैम। नहीं 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 नहीं। और अगर तुम क्रैश कोर्स में हो तो हमारा 11 रुपए का हिसाब किताब चलता है, रेगुलर में तो 51 रुपए का है, फास्ट ट्रैक में जैसे है तो 21 रुपए का है। हम जैसे दक्षिण है ना वैसे ही
बट वैसे एक बात बताऊं, बाय गॉड्स ग्रेस आज तक बच्चों से कभी लेने का मौका नहीं मिला, बच्चों को दिया ही है, तो आंसर्स बच्चों ने अच्छे दिए हैं मेरे को, सीखे हैं वो लास्ट में जाके। दिस व्हाट माय मिशन इज कि बच्चा सीखे। जय चुप चुप के क्या खा रही है ये मेरे को बता दे, मैं तो बहुत भूखी हूँ, सुबह से क्लास करके आई हूँ, मेरा वड़ा पाव भी बगल में रखा हुआ ठंडा हो गया, मैंने सब चाय पी ली अभी। चलो ओके, सो नेक्स्ट इज अ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। अभी मार्केटिंग से बाहर आ जाओ, अब तुम कौन से मैनेजर हो? फाइनेंशियल मैनेजर। कौन से मैनेजर हो? फाइनेंशियल मैनेजर। तो बताओ किसको मैनेज करोगे? फंड्स को। किसको मैनेज करोगे? फंड्स को। फंड्स के आवन को, फंड्स के जावन को। फंड्स का आवन यानी कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, रोकड़ा कहां से आए? बताओ रोकड़ा कहां से आता है? से, इक्विटी से, डिबेंचर से, बैंक लोन से। और ये रोकड़ा कहां जाएगा? यही रोकड़ा कहां को जाएगा? यानी कि एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ऑफ द एलोकेशन ऑफ द फंड्स। किस डिपार्टमेंट को कितना मिलेगा, किस बिजनेस को कितना मिलेगा। क्या इतनी बात समझ आती है? बोलो हाँ कि ना। चलो अब हम सबसे पहले बात करते हैं, बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर आपने क्या क्या डिसाइड करना है। ठीक है, ये भी इजी है, इसको आप सेल्फ करेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट, नहीं इसमें एक चीज है, नहीं पढ़ो, इसमें एक चीज है, पढ़ो फटाफट पढ़ो और पढ़ने के बाद में क्वेश्चन पूछूंगी मैं, जिसने जवाब दिया सो 11 रुपए होगा। क्वेश्चन पूछूंगी, जवाब दिया 11 रुपए होगा। पढ़ लिया? डन। चलो मेरा क्वेश्चन है 11 रुपए के लिए, और ये क्वेश्चन शशांक नहीं करेगा सवाल, बाकी सारे करेंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन ये है कि आपको डी पॉइंट एक्सप्लेन करना है। कौन करेगा? You have to explain D point. Try करो। मैम रिबेट, लाइक जैसे कि हम कोई पैसे जो हमारा डेटर है अगर वो पैसे जल्दी वापस कर देता है तो हम उसको एक रिबेट दे देते हैं। मैम लिमिटेड ऑफर वाला देखो होगा। ये हमारी पॉलिसी है, Explanation. ये हमारे बिजनेस की पॉलिसी। अगर आपने 30 दिन में पैसा दे दिया तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मैम आपने जो ऑफर दिया था पोस्ट का। In the house. Yes. So वैसे तो पैसे 30 दिन में देने बनते हैं, बट अगर आपने 20 दिन में दे दिए तो आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। वेरी अकाउंट में हम लोग कैश डिस्काउंट इसी को बोलते हैं। अरे वाह शशांक, तो महक ने खाता खोल लिया आज। तो महक कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। अब मुझे यकीन हो गया ना कि मिलते हैं, पहले मैं सोचती थी मिलते ही नहीं है। नहीं, ये सब कुछ सच्ची घटनाओं पे आधारित है। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएटिंग द नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस। अब ध्यान से सुनो, पैसा आया, पैसा आके पैसा कहाँ लगेगा? पैसा बिजनेस में लगेगा। ठीक है, जब पैसा बिजनेस में लगेगा तो ऑब्वियसली बात है, बिजनेस में पैसा लगेगा तो बिजनेस की नेटवर्थ क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो उसने बोला कि जो हम नेटवर्थ देखते हैं बिजनेस की कि इंक्रीज हो गई कि नहीं हो गई, इवैल्यूएशन करना चाहते हैं नेटवर्थ का, राइट? तो इवैल्यूएशन कैसे करें? तो व्हाट आर द 3 अप्रोचेस फॉर डूइंग द इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्थ? ये आपको पता ही है तो आसान है ना? बोलो हाँ कि ना। अभी इसमें मत बोलना कि मेरे को नहीं आता, बोलो बच्चों। यस मैम, पता है। पता है? चलो पढ़ो और उसके बाद मेरे को थर्ड वाला स्टेप बता दो। ये थर्ड वाला तो अलग सही लग रहा है। बस थर्ड वाला एक्सप्लेन करो, 11 रुपए ले जाओ। मैम आप भावनाओं के साथ खेल लेते हो कभी कभी। चलो बताओ फटाफट थर्ड वाला। मैम एनपीएस की फुल फॉर्म क्या है? मार्केट पर शेयर। बताओ ये लड़के। देवांश, एमपी से फुल फॉर्म नहीं पता तुम्हें? नहीं पता सच में।
नॉट एक्सेप्टेबल। चलो करके बताओ मेरे को, जिसने सही सही बताया 11 रुपए का इनाम। आज तो मैं बहुत मौके मिल रहे हैं। वन मोर मिनट लेफ्ट, जल्दी देख के बताओ। ये हो सकता है कि MPS के साथ- मार्केट को बेस में रख के, मतलब जो भी मार्केट में चल रहा है प्राइस, उसको बेस पे रख के कंपनी का नेटवर्क डिसाइड करो। ठीक है, ये तो आपकी हेडिंग हो गई। अब जो इसके 3 अप्रोचेस है वो बताओ। थर्ड वाले के भी 3 अप्रोचेस है ना, वो बताओ। कभी सेलिंग प्राइस ऑफ सिमिलर फंड, तो कभी जो भी कॉम्पिटिटर है जो भी है उसके सेलिंग प्राइस को बेस में रख के डिसाइड किया जाता है कि इस कंपनी का नेटवर्क ठीक है। क्या होगा। ओके नेक्स्ट बताओ। मैम ये जो MPS से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ये SH के साइड पे क्या लिखा हुआ है ऊपर पीछे? यानी कि शेयर्स। इतने बाल खुजा रहे हो, गंजे हो जाओगे। चलो आप देखो स्क्रीन पर। हाँ चलो अदनान, देवांश। मैम जो पहला वाला जो इसका मेथड है मैम, वो ये कह रहा है जैसे कि हम अगर बात करते हैं किसी भी एक इंडस्ट्री में, तो उसमें बहुत सारी कंपनीज काम करती है। जैसे अगर हम बात करें आईटी में, तो इन्फोसिस है, विप्रो है। तो मैम अगर हम इसका एक कंपनी का अगर वैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो हम उसी इंडस्ट्री की किसी और सिमिलर कंपनी जो उससे मिलती जुलती हो, उसकी मार्केट वैल्यू देखेंगे कि उसकी कितना मार्केट शेयर है। फिर दूसरे में वो कह रहा है कि प्राइस अर्निंग रेशियो हम निकालेंगे कि हमारा जो शेयर पे अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है और उसके हिसाब से हमारा मार्केट वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है, उसको हम दोनों को कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। फिर थर्ड वाले में आउटस्टैंडिंग शेयर्स मेथड में हम अपने शेयर्स को जो हमारा अभी मार्केट में वैल्यू चल रही है उससे मल्टीप्लाई करके हम ये निकालेंगे कि हमारी ओवरऑल अगर हम मार्केट में आज इसको बेचे तो मार्केट में क्या वैल्यू इसकी आज मिलेगी। Very good, Devansh. Congratulations, you've given the right answer. Plus 11. सुनो ध्यान से मेरी बात, क्या कहता है ये सुनो। सबसे पहला तो आपको समझ में आ गया ना नेटवर्क वाला पॉइंट। उसके बाद सेकंड क्या आया, प्रॉफिट्स के बेसिस पर। तो आपने पढ़ा होगा ना फाइनेंस के अंदर हम क्या करते हैं, जो आगे आने वाले प्रॉफिट्स होते हैं उनको डिस्काउंट करके आज सम कर ले तो आपका क्या हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा। थर्ड कहता है कि हम जो है ना, जो हमारी मार्केट में वैल्यू है उस पर बेस भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सबसे सिंपल तो यही है ना वंश। अगर मैं मेरे को अपना मार्केट वैल्यू निकालना हो तो मार्केट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर। निकल गया मेरा मार्केट वैल्यू, राइट। सो दिस इज द इजीएस्ट मेथड। नाउ वंश इट मे बी पॉसिबल दैट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस मुझे मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर पता ही नहीं है। एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक प्लॉट है, ठीक है, वो प्लॉट तुमने 20 साल पहले लिया था, ठीक है। अब तुम्हारे मम्मी पापा को उसका वैल्यू पता है, ठीक है, पर आज तुम्हारे को वो वैल्यू पता ही नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा लेट सपोज नहीं देखते उस चीज को, तुमको पता ही नहीं है कि मेरा मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है इस प्लॉट का, ठीक है। तुम्हें बेचना है वो, ठीक है। तुम कैलकुलेट कैसे करोगे, तुम देखोगे अच्छा बगल वाला जो प्लॉट है इसका MPS कितना है, इसका MPS कितना है, तो बगल वाले का मार्केट वैल्यू का MPS पर शेयर देखोगे और मल्टीप्लाई करोगे अपने नंबर ऑफ शेयर से, तो क्या आ जाएगा, और हमारा ऑलमोस्ट प्लॉट का मार्केट वैल्यू आ जाएगा। कई बार बच्चे गलती करते हैं, कहते हैं कि मैम जब हमने बगल वाले का MPS लिया, जब हमने बगल वाले प्लॉट का MPS लिया, मार्केट प्राइस पर शेयर लिया, तो बगल वाले का नंबर ऑफ शेयर्स क्यों नहीं लिया। अरे गोजू, अपनी जमीन का पैसा निकालना है तो अपने एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आप MPS के साथ में। बात समझ आई। अब निकालना तो अपना एरिया है ना, तो नंबर ऑफ शेयर अपने तो हमेशा रहेंगे, बट MPS हमारी जगह अनदर फर्म का कब आएगा, जब हमारा MPS अवेलेबल नहीं होगा। समझ आई बात।
श्वेता, दीपांशु, शशांक, शिवम, यस और नो? दिवाश, समझ आया आपको? तो ओके, नेक्स्ट वो कहता है प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड। सिंपल सी बात है, ऑन द बेस ऑफ द अर्निंग यू कैन कैलकुलेट योर मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है अभी। ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है बन सकता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन जो है ये बन सकता है ये वाला मेथड पूरा। तो पहले क्या है, ये 3 अप्रोचेस है बेटा, और फिर तीसरी की भी 3 है, ये याद रखेंगे। ये 3 है और फिर तीसरे की भी 3 है। तो फुल टू क्वेश्चन आ सकता है 3 to 5 मार्क्स के अंदर। व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेस टू कैलकुलेट द नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस? आई होप दिस क्लियर टू यू। अब एग्जाम में क्या करना है आपको, एग्जाम में आपने पूरा फ्लो चार्ट बना के देना उसको, सुंदर सा, पूरा एक पेज के अंदर, जैसे मैंने बनाया ऐसा आप पूरा एक पेज के अंदर उसको बना के देंगे, ठीक है। और उसके बाद में उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट अप्रोच, सेकेंड अप्रोच एंड थर्ड अप्रोच, तीनों क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चले आगे। तो हमारे कितने वो थे, हमारी थी 6 स्ट्रेटजीज। कौन कौन सी थी बताओ? मार्केटिंग, फाइनेंस और एक एचआर को मैंने मना किया कि अपन करेंगे नहीं। तो 6 में से 3 हमारी हो चुकी है। आगे चलते हैं प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स, और उसमें आता है लास्ट में सप्लाई चेन, जो हम साथ में लेके चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जो ये वाला पॉइंट है लॉजिस्टिक्स एंड एससीएम, ये मैं आपको करा रही हूँ। लॉजिस्टिक्स एंड एससीएम ये दोनों साथ में ही आते हैं। लॉजिस्टिक्स एंड नेक्स्ट आपका आता है एससीएम, ये वाला, ये दोनों साथ में ही है। पता है ये दोनों कौन है? ये दोनों बेटा ट्विन्स हैं, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। ओके, स्क्रीन पे जाएंगे। ओके, ये देखो, अब देखो क्या हुआ। ये देखो, आपको याद होगा कि आपने EIS के चैप्टर नंबर 2 के अंदर, EIS चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने मेरे साथ में पार्ट नंबर C पढ़ा, बहुत सारे बिजनेस मॉड्यूल्स थे ना वहां पर, याद है? तो ऐसे कुछ यहाँ पर बात होगी, ठीक है। तो ये है मिस्टर ए, ये कौन है बेटा? मिस्टर ए, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। ये मिस्टर ए जो है ना, ये मिस्टर ए जो है बाहर जाता है, ठीक है। और क्या क्या देखता है कि ये देखता है कि देखो हमारा सामान ढंग से आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन देखता है, सामान जो आ रहा है वो ढंग से वो वाला सामान नहीं आ रहा है जो हमने ऑर्डर किया कि नहीं किया है वो देखता है, क्या हम सामान लेके जो आ रहे हैं उसको अपने ट्रक से लेके आएंगे कि भाड़े पे लेके आएंगे, सारा सामान, सारी चीजें देखता है मिस्टर ए, ठीक है। बात समझ आई? ओके। और साथ ही में क्या करता है, क्योंकि ये सामान खरीदने के लिए जाता है तो ये बाहर जो वेंडर से पूछता है, लेट्स सपोज उसको पनीर चाहिए तो 3 दुकान पे जाएगा, A B C, तीनों वेंडर से बात करेगा। हाँ भाई पनीर कितने का दिया? इतने का दिया। ओ मुझे तो इतने का लेके जाना था, ठीक है। तो वेंडर से बात भी करेगा। क्या इतनी बात आपको समझ आई? बोलो हाँ कि ना। अब आगे चलते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैंने कहा कि ये बंदा जाएगा, सामान को देखेगा और सामान लेके आएगा, ठीक है। अब जब भी सामान को देखेगा और सामान लेके आएगा, यानी कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू एंड फ्रो ऑफ द मटेरियल, मशीनरी, आइटम्स एंड टूल एक्सेट्रा, जो भी आइटम चाहिए होगा फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन, सब कुछ ये अरेंज करके देगा। आपको याद है आपने एक मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल पढ़ा था, सेम चीज ये काम करेगा, मटेरियल को मैनेज करने का काम करेगा। इतनी बात समझ आती है? मटेरियल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? ताकि प्रोडक्शन वाला क्या कर सके? प्रोडक्शन कर सके। याद आ गया आपको? रिलेट कर पा रहे हो? ओके। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। जब भी मिस्टर ए बाहर जाता है और डिफरेंट वेंडर से कोटेशंस लेता है, जब भी वेंडर बाहर जाता है डिफरेंट वेंडर से कोटेशन लेता है, तो जब वेंडर से मिलता है तो वेंडर्स कौन? यानी कि सप्लायर हमारे लिए लोगों से बातचीत करता है, बोलो हाँ कि ना। एंड सिमिलरली जब वो मटेरियल बन जाता है यानी कि आउटपुट, अब उस आउटपुट को बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेगा, बोलो हाँ कि ना। तो जब ये इंसान सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर से बात करता है, जब ये बंदा मिस्टर ए इंसानों से बात करता है तो उसको क्या बोलते हैं? सप्लाई चेन। क्या बोलते हैं? सप्लाई चेन। आपने पढ़ा होगा जब मैंने आपको इससे पहले चैप्टर नंबर 4 कराया था, मैंने आपको वहां बताया था, 5 में भी मैंने आपको बताया कि होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर कराया था मैंने। होलसेलर कौन? इंसान। रिटेलर कौन? इंसान। मैन्युफैक्चरर कौन? इंसान। जब इंसान आता है तो हम उसको सप्लाई चेन बोलते हैं, और जब इंसान के अलावा बाकी सारी चीजें हम देखते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक्स, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट, जैसे कि आपका बिल्डिंग वाला पार्ट, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? आपकी लॉजिस्टिक्स के अंदर आती हैं।
इतनी बात समझ आई? तो बताओ, अगर मान लो इंसान की बात करेंगे, अगर हम पर्सन की बात करेंगे तो सप्लाई चेन अट्रैक्ट होगा। अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करेंगे, जैसे मान लो नेगोशिएशन, नॉन लिविंग थिंग है, क्या है ये? लॉजिस्टिक्स। क्लियर हो गया? बोलो हाँ कि ना? अब आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या कोई ट्रांजेक्शन एक ऐसी हो सकती है जिसके अंदर ना हम इंसान से मिलके आ जाए बट लॉजिस्टिक्स परफॉर्म ना करें, या फिर लॉजिस्टिक्स परफॉर्म करें और इंसान से मिलके ना आए? ऐसा हो सकता है? कैन यू डू अ नेगोशिएशन बिना सप्लायर के? नहीं ना। इसीलिए इनको ट्विंस कहा जाता है, इसीलिए इनको ट्विंस कहा जाता है। इसीलिए आपको पता है, जब भी कंपनी के अंदर रिक्रूटमेंट आती है ना, तो वो हमेशा कहता है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। वो कभी ये नहीं कहता कि लॉजिस्टिक्स मैनेजर की जरूरत है, कभी ये नहीं कहता सप्लाई चेन मैनेजर की जरूरत है। वो हमेशा पता है क्या कहता है? लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजर की जरूरत है। अच्छा, आपने एमबीए सुना होगा। एमबीए फाइनेंस में होता है, मार्केटिंग में होता है, एमबीए एचआर में होता है सब सारी फील्डें है कि नहीं है? बोलो हाँ कि ना? बट जब आप एमबीए करने के लिए जाओगे ना इस वाली फील्ड से, पता आपको क्या मिलेगा? एमबीए इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैं आपको बेट लगा रही हूँ, आप मुझे एक ऐसा एमबीए ऑर्गेनाइजेशन दिखा दो जहां पे साथ में इनका एमबीए ना होता हो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना कि हम दोनों को हटा दे। बोलो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। एक बंदा ट्रक का मैनेजमेंट देख रहा है, सामान लाना ले जाना देख रहा है, तो ट्रक वाले से तो बात करनी पड़ेगी। बोलो हाँ कि ना? जब भी इंसान आएंगे तो इंसानों से बात करनी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है बेटा? ट्विंस हैं। क्या है? ट्विंस हैं। अब मैंने आपको ये इतना वाहियात सा एग्जांपल क्यों दिया, लिविंग नॉन लिविंग? पता है क्यों? आपके पास में एमसीक्यू भी आते हैं, ठीक है? अब पता क्या करेगा वो? आपको कोई क्वेश्चन देगा, ठीक है, और उसमें 4 ऑप्शन देगा और 4 में से 2 होंगे लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन, ठीक है? बाकी 2 गलत ही है। अब मैं आपसे कह रही हूं कि मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन दिया और आपको टिक मार्क करना है, या तो लॉजिस्टिक्स सही आंसर है या तो एससीएम सही आंसर है, ठीक है? मेरा बच्चा बिना कुछ सोचे समझे ये देखेगा कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। लिविंग हुआ तो सप्लाई चेन, और नॉन लिविंग हुआ तो बात ही खत्म, मेरे को सोचना ही नहीं आगे। सिंपल फंडा उसके लिए दिया मैंने आपको। क्लियर हुआ? चलो अब देखते हैं ना कि लॉजिस्टिक्स में क्या क्या आता है। हम इतनी बातें करें लॉजिस्टिक्स की, देखे तो सही क्या क्या आता है। ये देखो, पढ़ो, इंग्लिश में भी दे रखा है, हिंदी में भी दे रखा है, पढ़ो, कोई दिक्कत है तो पूछो। हाँ जी, बताओ, कुछ ऐसा मिला जिसमें इंसान की बात की गई हो? नहीं ना? चलो अब एक बार सप्लाई चेन पे आते हैं। यहाँ पे देखते हैं इंसानों की बात की गई कि नहीं की गई। ये देखो, इंसान बात की गई, इंसान बना दिए मैंने। लो, इतनी सुंदर ड्राइंग। अदनान कह रहा है इसमें ड्राइंग का क्या सीन था, बताओ? ये तो हम भी बना दे। चलो अब एग्जाम के लिए मुझे क्या लगता है, ठीक है? तो एग्जाम के लिए मुझे लगता है बेटा, एक तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये बी कैटेगरी क्वेश्चन है। ओके नो, ए कैटेगरी क्वेश्चन है वो ये वाला हो सकता है, इम्प्लीमेंटिंग सप्लाई चेन सिस्टम, ये ए कैटेगरी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? मैंने क्या किया, मैंने आपको जो कंटेंट लिखना होगा इन द एक्सप्लेनेशन, उसको ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है? उसकी हेल्प लेके ना, उस कीवर्ड की हेल्प लेके आप इस हेडिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? बट फिर भी ऑन द सेफर साइड एक बार इसको क्या नाम है, स्टडी मटेरियल से रेफर करके इसको लिख के जरूर देखें, ठीक है? दिस कैन कम इन द एग्जाम फॉर 7 मार्क्स, और ये अगर आया तो 7 मार्क्स से कम का नहीं आएगा फॉर श्योर। और एमसीक्यू के लिए मैंने आपको तैयार कर ही दिया है। चलो अब नेक्स्ट, अब बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की, R&D स्ट्रेटजी।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, पहले ये इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करती थी, अब ये इंपॉर्टेंट हो चुकी है, ठीक है। तो पहले इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करती थी, अब ये इंपॉर्टेंट हो चुकी है। और मैं आपको ना इसको समझा देती हूँ, ये वाला टॉपिक जो है थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है। ओके चलो, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, सबसे पहली चीज ये है कि हमको जो है पढ़ना कितनी चीजें हैं। तो R&D के अंदर हमें 3 चीजें पढ़नी है। एक तो कुछ एरियाज जो हमें R&D के अंदर जो है देखने पड़ते हैं, सोचने पड़ते हैं। फ्यू गाइडलाइंस, बेसिकली ये गाइडलाइंस हो गई। और हमारे पास आता है अप्रोचेस, ठीक है। अब मैं आपको मार्क कराती हूँ ABC। तो नीचे वाला सबसे पहले जो क्वेश्चन है अप्रोचेस, वो है A, फिर है B, और लास्ट वाला जो फर्स्ट वाला है सॉरी वो हो गया C। तो अप्रोच पे लगाओ A, इस पे हो गया B और इस पे हो गया C। मैंने ये क्यों लगवाया, मान लो इन केस आपको टाइम शॉर्ट है, आपको रिवाइज करना है, तो एटलीस्ट आप पहले A वाला रिवाइज कर लो, ठीक है। चलो, तो पहले हम भी A से शुरू करेंगे। क्या कहता है R&D, कहता है 3 मेजर अप्रोचेस हैं। 3 मेजर अप्रोचेस हैं किसकी, फॉर इंप्लीमेंटिंग R&D, फॉर इंप्लीमेंटिंग R&D। पहला कहता है लीडर, दूसरा फॉलोवर और तीसरा लो कॉस्ट प्रोड्यूसर। अच्छा मुझे बताओ, सोच के बताना, टेक्निकली बिल्कुल सोचना है, लॉजिकली सोचना, सॉरी। अच्छा, एप्पल जो है इस टाइम मार्केट में, इंडस्ट्री में हमेशा लीड करता है, बोलो हाँ कि ना, हमेशा की बात है, हमेशा लीड करता है। क्यों लीड करता है, क्योंकि वो अपना काफी पैसा R&D में लगाता है। जितना पैसा R&D में लगाएगा, जितना इनोवेशन लाएगा, और वो इनोवेशन ना के बराबर कॉपी हो पाए, तो वो क्या रहेगा, हमेशा R&D में आगे रहेगा, पैसे ज्यादा मांगेगा, और क्या बन के रहेगा, लीडर बन के रहेगा। इज दैट क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट, वो कौन होते हैं नेक्स्ट इज श्वेता, नेक्स्ट इज फॉलोअर्स, नाम से क्या पता चलता है श्वेता, फॉलोअर कौन होते हैं, कस्टमर्स। कॉपी निकालते हैं। जैसे एक बार ना मैं आईफोन लेने के लिए गई, तो सामने वाले पता भैया ने क्या लिखा है, अरे मैडम अगर आपका बजट कम का है ना, तो आप ये ओप्पो देखो, बिल्कुल आईफोन एक्स की तरह है, बिल्कुल। आप इसकी स्क्रीन के कॉर्नर देखो, बिल्कुल आईफोन एक्स के माफिक। और मैं आपको बताऊं, इसके 99% फीचर्स जो है ना, वो आपको आईफोन वाले ही मिलेंगे। तो एक बात बताओ, जो इंसान कॉपी प्रोडक्ट बनाता है, क्या वो R&D पे पैसा खर्च करता होगा? नहीं। इनोवेशन तो किसी और को उठाता है और फिर उसके ऊपर अपनी काम करना चालू कर देता है। तो उसको तो R&D पे खर्चा क्या आएगा, कम आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि वो तो R&D ऑलरेडी, मतलब उसको बहुत कम करनी है। इनोवेशन ऑलरेडी करके दे दिया, बट उसने क्या किया, कम खर्चे में काम चला लिया, ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी वाले लोग आते हैं, वो होते हैं लो कॉस्ट प्रोड्यूसर। सुनना, ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें R&D से मतलब ही नहीं है, जो कह रहे भैया ऐसा है, ये जो है ना हमारे एप्पल, ये सोचे, ओप्पो सोचे, मैं माइक्रोमैक्स हूं, मेरे को नहीं सोचना R&D के बारे में, मैं तो भैया लो कॉस्ट में बेचूंगा, R&D का ही बाढ़ में, जो मिल जाएगा यहां से उठाया, असेंबल किया और मार्केट में दे दिया। नो खर्चा और R&D, या ना के बराबर खर्चा और R&D। लो कॉस्ट प्रोड्यूसर मेरा मिशन है। बात समझ में आ गई? सो ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है इन 3 मार्क्स, और MCQ में भी आ सकता है कि 3 कौन सी अप्रोचेस है। ओके, अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर B से पहले कैटेगरी नंबर C की। C में बात करता है, there are certain things, certain areas which are to be considered in the research and development strategies। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत आसान है। ओके, अच्छा आप अपने आप को पता है क्या सोचो, अभी आप एक R&D मैनेजर हो। कौन हो आप? R&D मैनेजर। अब सोचो आप क्या क्या सोचोगे। सबसे पहला कहता है कि मैं ये सोचूंगा कि मुझे ना प्रोडक्ट के बारे में सोचना चाहिए, प्रोडक्ट के R&D के बारे में सोचना चाहिए, या उसके प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लानी है उसके बारे में सोचना चाहिए। यानी कि मैं एक नया प्रोडक्ट लेके आऊं, उसकी R&D करूं, या मैं एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के प्रोसेस के इंप्रूवमेंट में R&D करूं। एग्जाम्पल, मान लो मैंने कहा कि आपने कहा मैम अब तो EIS हट गया, अब आप क्या करोगे? तो मैंने कहा मैं नया प्रोडक्ट लेके आऊंगी। तो बताओ R&D किसके लिए करूंगी? नए वाले के लिए करूंगी। बात समझ आई? अब मान लो मैं कहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू EIS, मेरे को मैं चाहती हूँ कि मैं हैंडमेड नोट्स के अंदर कोई इनोवेशन लेके आऊं, बट R&D का खर्चा तो वो भी मांगेगा ना, ये तो है नहीं खर्चा नहीं मांगेगा।
तो खर्चा मांगेगा। तो वो कहते हैं कि मैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का जो प्रोसेस है उसकी इंप्रूवमेंट में पैसा डालूं, ये जो नया प्रोडक्ट मैंने सोचा है उसके अंदर पैसा डालूं। तो ये बात किसको सोचनी पड़ेगी? R&D मैनेजर को सोचनी पड़ेगी। अब पता है क्यों सोचनी पड़ रही है? क्योंकि ना हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड। इज दैट क्लियर? चले आगे। ओके नेक्स्ट, जब आप रिसर्च करोगे तो आप बेसिक रिसर्च करोगे या अप्लाइड रिसर्च करोगे? बेसिक रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च, ये क्या होता है भैया? ये क्या होता है भैया? सुनो मेरी बात ध्यान से। आपने बचपन में जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, क्या आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी? हाँ मैम पढ़ी थी। क्या आपने बचपन में पढ़ा था टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा पढ़ा था? जो आप खुद से कलेक्ट करते हो, वो सैंपल, वो क्या ना है, क्वेश्चनर दे के, वो क्या होता है? प्राइमरी डेटा। और जो डेटा इकट्ठा हो चुका होता है उसको अगर हम यूज करते हैं तो वो क्या होता है? सेकेंडरी डेटा। याद आया कुछ? बोलो, किस किस को याद नहीं आया ये बताओ मेरे को। सबको याद आ गया? स्टैटिस्टिक्स के अंदर ऐसा होता था? बोलो हाँ कि ना, यस और नो? सबको याद आ गया? प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। एनीवन? प्रिया, अदनान, याद आ गया? स्टैटिस्टिक्स में ऐसा करते थे। तो बेसिक का मतलब ये है प्राइमरी रिसर्च करना, और आपको पता है प्राइमरी रिसर्च एक अलग कॉन्सेप्ट है। और अप्लाइड रिसर्च यानी कि जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है उस रिसर्च को इस्तेमाल करना, उसको अपने अकॉर्डिंग ढालना। तो क्या हो गया? बेसिक वर्सेस अप्लाइड रिसर्च। देखो डिफिकल्ट लग रहा है ना? अगर मैं तुम्हारे को छोड़ देती तो तुम नहीं कर पाते, है ना? अब इजी लग रहा है? समझा रही हूं मैं, लिख भी लो उसको छोटे छोटा करके अपने नोट्स के अंदर। आगे चले, चलो। नेक्स्ट इज बी द लीडर्स और द फॉलोअर्स। ये तो नीचे वाला पॉइंट आ गया ना, है? देवांश कह रहा कि मैम इसमें नीचे वाले पॉइंट में तो वो भी था लो कॉस्ट वाला। अरे लो कॉस्ट वाला तो R&D के बारे में सोचता ही नहीं है ना, इसलिए उसको यहाँ जगह ही नहीं दी हमने। बात समझ आई? इजी, सिंपल। चले आगे। ओके नेक्स्ट इज टू डेवलप, ध्यान से सुनना, टू डेवलप रोबोटिक्स और मैनुअल प्रोसेस। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर अपना हैंडमेड नोट्स को ऑटोमेटिक करना चाहूं तो R&D अलग टाइप की लगेगी। मैं अपने हैंडमेड नोट्स को मैनुअल रखना चाहूं तो R&D अलग तरीके से होगी। बोलो हाँ कि ना? बस R&D वाला मैनेजर यही तो सोचेगा कि रोबोटिक प्रोसेस के ऊपर R&D करनी है कि मैनुअल प्रोसेस के ऊपर R&D करनी है। सिंपल। चलो अब खर्चे की बात करते हैं। R&D पे ज्यादा अमाउंट लगाना है या कम अमाउंट लगाना है? R&D पे ज्यादा अमाउंट लगाना है या कम अमाउंट लगाना है? नेक्स्ट, R&D जो करनी है विद इन दी फर्म करनी है या आउटसाइड दी फर्म करनी है? सिंपल है, हम खुद करेंगे या किसी और से कराएंगे? बाहर से करा सकते हैं, आउटसोर्स करा सकते हैं। अगर हम बाहर से कराएंगे तो दो ऑप्शन है, या तो हम ये कर ले या तो हम ये कर ले या तो हम ये कर ले। ये कौन दो लोग हैं? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिनका धंधा ही R&D करने का है, जिनका धंधा ही R&D करने का है, उनको हमने ठेका दे दिया, तू हमारे को R&D करके दे दे। या फिर आपने सुना होगा PhD के बारे में। PhD वाले जो लोग होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? जो PhD करते हैं, स्कॉलर्स, PhD रिसर्चर्स, वो रिसर्च करते रहते हैं। तो पता है क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ना PhD करने वाले बंदों को पकड़ लेती है, ठीक है? अब ऑब्वियस सी बात है PhD के अंदर रिसर्च होगा, थीसिस लिखी जाती है, सिनॉप्सिस लिखी जाती है, पूरा सारा काम होता है बकायदा। आपको पता है PhD के अंदर चीजें कैसी रहती है? जैसे मान लो आपने कोई भी टॉपिक चुन लिया, फिर उसके बाद में आप उसके ऊपर में रिसर्च करना चालू करते हो और उस टॉपिक को सिद्ध करने की कोशिश करते हो रिसर्च के द्वारा, ठीक है? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, सब चीजें करते हो और एट लास्ट वो सिद्ध हो जाती है और आपकी PhD कंप्लीट हो जाती है। तो क्या होता है, मान लो ये एक इंसान है, ये PhD कर रहा है उसी चीज के अंदर जिस चीज की आपकी कंपनी है, तो आप क्या करोगे? अब इसको भी पकड़ सकते हो ना, क्योंकि ये भी वही सिद्ध करना चाहता है जो आप सिद्ध करना चाहते हो। इज दैट क्लियर? और क्या कहते हैं इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स। बात समझ में आ गई? तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं ना, ये ठग लेते हैं, और जो अगर काम सस्ते में करना होता है ना, तो हम इनके पास चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स के पास। इजी, सिंपल। चले आगे। अब आप R&D मैनेजर कभी हकीकत में अपना शायद अभी जब बनोगे नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ काम तो आपने किया नहीं कि आप R&D मैनेजर बन जाओ, है ना? तो इसीलिए आपको टॉपिक डिफिकल्ट भी लग रहा है और इसीलिए आपको समझा भी रही हूँ। बात समझ आ गई? बोलो हाँ कि ना? चलो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसको अभी हम कर देते हैं होल्ड पर। इसको हम करेंगे होल्ड पर, होल्ड पे करेंगे, अभी नहीं करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द होल चैप्टर देन वी विल डू। चलो नेक्स्ट स्ट्रेटजी, ह्यूमन स्ट्रेटजी आई। बच्चा कह रहा है मैम चैप्टर कंप्लीट हो गया।
मैं इसका हिंट दे रही हूँ आपको। आर इज ह्यूमन रिसोर्स में। वैसा तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत कहा था इम्पोर्टेंट है, और यही आया था लास्ट अटेम्प्ट में। ये वाला क्वेश्चन आया था 5 नंबर के अंदर। ये देखो एज इट इज लिखा है मैंने, और इतना ही कंटेंट लिखना था, 5 नंबर जेब के अंदर से। पिछले अटेम्प्ट में आया था वाला क्वेश्चन, अमेंडमेंट में था ये। अब मेरे को क्या लगता है, आप लोग ना ये वाला पढ़ लीजिए एक बारी, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये आ सकता है, अगर आएगा तो ये आ सकता है, इसको एक बारी पढ़ लीजिए। ह्यूमन रिसोर्स तो आपको समझ में आता ना, तो आसानी है, इसको पढ़ लो एक बारी, अगर कोई डाउट हो तो पूछो। थक गए भाई, ओ तुम लोग भी थके क्या आज? क्या? नहीं थक गए ना आज? थकावट सी हो रही है ना? हाँ मैं बात पता नहीं, थोड़ा थकान है ना, मेरे को भी महसूस सी हो रही है आज थकावट सी, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है, अपने आप से लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मतलब 3-4 घंटे का ना ऐसा सा एक रिलैक्सिंग सा मसाज होना चाहिए, और इंसान सब कुछ बोलता है, ईएस भी, एसएम भी, फोन भी, है ना, ऐसा सा मन कर रहा है। तुम्हारा भी कर रहा है? दीपांशु तो जीप लबलबा रही। अरे मैं भैया कोई भेज नहीं मसाज वाला, मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ। नहीं मैम, आप अपना मजे ले रहे हो, इस वजह से मेरे को हंसी आ रही है। अभी आप बोलोगे कि हाँ तुम लोगों को दिलाऊंगा आराम। हाँ नहीं ये तो है, बट आज पता नहीं मेरे को बहुत लेथार्जिक सा फील हो रहा है, मन सा ही नहीं कर रहा, पता नहीं। कोई नहीं मैम, आप रहने दो, कम ही पढ़ा देना आज। अच्छा कितने चंट हो, मतलब अगर मान लो कोई चीज ऐसी है कि तुम्हारे केस में जा रही हो तो तुम एकदम मान जाते हो, है ना? नहीं मैम ऐसा मत करो मैम, पढ़ाओ आप। हाँ हम सारे को मूवी देख लेंगे इस मीट पे। केयर फॉर यू। हाय हाय अदनान। हम सारे कोई मूवी देख लेते हैं मीट पे सारे, अच्छा रहेगा। आज मैं बताती हूँ, एक किस्सा हुआ क्लास के अंदर ना, मैं गई तो मैंने कहा कि मैं तो तुम्हें एक चीज करने को, मतलब मैं तुम्हें एक चीज बताने को रेडी है, तो तुम बच्चा पार्टी से मैंने पूछा, स्टूडेंट से मैंने पूछा, तुम मेरे को क्या कर सकते हो, तुम मुझे क्या दे सकते हो बताओ, ठीक है? तो एक बच्चे ने बोला चॉकलेट दे सकते हैं, एक बच्चे ने कुछ बोला, एक बच्चे ने कुछ बोला, एक बच्चा फ्रंट सीट पे बैठा लड़का ही था, तो कहता मैम प्यार दे सकते हैं। मैंने इतनी तेज हाकार करके हंसा, मैंने कहा प्यार दे सकते हैं? मैंने कहा मैं तुझे प्रियंका चोपड़ा नजर आती हूँ? ऐसा प्यार दे सकते हैं? हाँ, आज अदनान केयर देगा, प्यार देगा, बस। और जिंदगी में जिसको देना चाहिए वो अभी तक है नहीं है। गजब। नहीं मैम, एक बार वो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब दे दो, उसके बाद देखते हैं। क्या पूछा था इसने? मैम आपकी एज। अच्छा उससे क्या फर्क पड़ता है? प्यार तो यार आजकल 16 साल के बच्चों को हो रहा है। अभी भाई एज मैटर नहीं करती अब भाई। अच्छा आजकल तो ना एज मैटर करती ना जेंडर मैटर करता, आजकल तो भाई हालत खराब है। राम 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 राम। हाँ। मैम अदनान बड़ा नोटी है मैम। आई थिंक सो जो ये वर्ड आपने यूज किया है अदनान के लिए, नॉटी, शायद आप ही ने नोटिस किया कि ये नॉटी है, शायद आपके साथ कुछ नॉटी हुआ होगा। नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। आई विश यू गुड लक। नहीं मैम ब्रोमांस है मैम। कर रहा था आप मेरे मैम ब्रोमांस है मैम, अब तो गलती जोड़ने लग गया मैम, ब्रोमांस है। पता नहीं भाई, देखो मैं कुछ जोड़ नहीं रही, मैं तो सिर्फ बातें घुमा रही हूँ। चलो ठीक है, आ जाओ वापस HR पे आ जाओ। जीवन में तुम्हारा ना ब्रोमांस है, ना रोमांस है, ना कुछ है, ना तुम्हारे ना मेरे, यही वापस आ जाओ, यही पढ़ना है, यही किताब है, इन्हें पढ़ना है। चलो मसाज आओ। हाँ, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन समझ में आता है क्या होता है, ट्रेनिंग समझ में आता है क्या होता है, अप्रेजल परफॉर्मेंस समझ में आता है। अरे भैया कोई अच्छा काम करेगा तो उसको आगे भी तो अप्रेजल दे लेंगे कि नहीं दे लेंगे, और उसके बाद तो क्या करेगा, कंपनी छोड़ के जाएगा ना, तो क्या करेंगे उसको बताओ, अच्छा सा ऑफर जो करेंगे ना, पैकेज कॉम्पनसेशन देंगे,
ऑफर करेंगे पैकेज तो 30,000 ले ओ मेरे आर्टिकल, आज से 3 की जगह तो 30,000 दूंगा, यही रुक जा, यही रुक जा फर्म के अंदर। क्या बोलते हैं इसे? कॉम्पनसेशन। तो एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, समझाने की जरूरत तो नहीं है मुझे, बोलो हाँ कि ना। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ HRM। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में फॉर 7 मार्क्स, आ सकता है, नॉट मैंडेटरी, आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। ओके चलो, इसका निमोनिक मैंने यहाँ पे दे रखा है, निमोनिक से उसको याद कर सकते हैं। क्या कह रहे हो कि मैम आप याद करा दो, तो मुझे क्या दोगे? तो डेफिनेटली नहीं। Oh God. अच्छा वाला दे सकते हैं उसको, उस बच्चे को ये बोलना चाहिए था ना। हम मार्क्स देंगे आपको, हम आपको मार्क्स देंगे। मार्क्स? यस मैम, 60+। ओ वाह। मैं कह रही हूँ उस बच्चे को ना प्यार की जगह वर्ड, मतलब जैसे रेस्पेक्ट इस्तेमाल कर लेता। उसने ऐसा बोला मैं आपको प्यार दे सकता हूँ। सच अ इनोसेंट बॉय ही वाज। चलो ओके, सो देखो निमोनिक कैसा है, पीसीसी में गुड वर्क किया तो एम्पावरमेंट मिलेगी, जिससे हम एनवायरमेंट चेंज होने पर भी डाइवर्स वर्कफोर्स को मैनेज कर सकेंगे। ठीक है, ये आपका 2 लाइन का स्टेटमेंट है। ठीक है, पीसीसी पहले, आज से पहले, इससे पहले आईपीसीसी हुआ करता था और उससे भी पहले पीसीसी हुआ करता था। और आपको पता है ये वाला जो क्वेश्चन है ये पीसीसी से चला आ रहा है, तो जो निमोनिक है भी वहीं से लिया गया है। पीसीसी में गुड वर्क किया तो, यानी कि इसमें अच्छा काम किया तो क्या मिलेगी? एम्पावरमेंट मिलेगी, जिससे हम एनवायरमेंट के भी चेंज होने पर डाइवर्स वर्कफोर्स को मैनेज कर सकेंगे। अब इस लाइन में जितने भी इंग्लिश के शब्द हैं उनको क्या करना है? हाईलाइट। हो गया। और यही शब्द क्या बन जाएंगे आपके? निमोनिक। पीसीसी से बनेंगे 3 शब्द, तो पहले 3 शब्द समझ लेते हैं। पर्पसफुल डायरेक्शन, कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर। पहले हम सी समझते हैं। सुनो, वो शर्मा जी का लड़का है ना, वो 90% नंबर लेके आया था, और एक तुम में से तो कुछ हो ही नहीं रहा। दिस इज क्रिएटिंग द कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, और यही काम एचआर करता है। पता है, वो ज्यादा काम करके गया, बोनस लेके गया, और तुम छुट्टी कर रहे हो। कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है एचआर। बात समझ आई? ओके, नेक्स्ट, कोर कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी समझ में आती है जो आप कर सकते हो, कॉम्पिटेंसी। कोर यानी कि जो सिर्फ आप ही कर सकते हो, है ना, अच्छे से। तो हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कोर कॉम्पिटेंसी होता ही है। तो एचआर क्या करता है? उसकी कोर कॉम्पिटेंसी को पहचानता है और कहता है कि अपनी कोर कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग काम को कर। बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। जैसे बचपन में जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरा रिपोर्ट कार्ड पे हमेशा लिखा आता था टॉकेटिव 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 टॉकेटिव। ठीक है, उसके बाद ना एक बार क्या हुआ, ऐसे करियर काउंसिल सेशन हुआ, तो लोगों को बताना था कि टीचर्स को बताना था, काउंसलर्स को बताना था बेसिकली कि बच्चा क्या कर सकता है, किस फील्ड में जा सकता है। तो मेरे पेरेंट्स को बोला कि क्योंकि टॉकेटिव नेचर है तो उसको ऐसी फील्ड में डालो जहां पर इसको बोलने का पैसा मिले। ठीक है, तो सबसे पहली फील्ड थी पॉलिटिक्स। बोलने का पैसा मिलता है, वोट मिलते हैं, बेसिकली पैसा नहीं वोट मिलते हैं। बट महक, अगर पॉलिटिक्स में जाऊंगी तो बोलना तो पड़ेगा, बट झूठ भी बोलना पड़ेगा। झूठ बोलना गवारा नहीं था। उसके बाद सेकंड चीज क्या थी बोलने के लिए? टीचिंग नहीं, वो क्या बोलते हैं उन्हें, काउंसलिंग, न्यूज वगैरह में होता है, रिपोर्टर। सिंगिंग थी कि बोलते रहो, मुंह का यूज करते मोटिवेशनल रहो। स्पीकर। ठीक है, तो बस नहीं, न्यूज रिपोर्टर भी तो बोलते हैं। एंकरिंग है ना, एंकरिंग। ठीक है, तो वो थर्ड में आया। सेकंड हुआ सिंगिंग। तो उन्होंने कहा भैया सिंगिंग में, सिंगिंग में कहाँ बोलते हैं? सिंगिंग में तो गाते हैं, वो तो लिखा हुआ मुंह होता का है। यूज तो हो रहा है ना, मुंह का यूज तो हो रहा है ना यहाँ पे। गॉड वेरी गुड क्वेश्चन। मैम फिर तो नहीं, आपकी सिंगिंग voice तो अच्छी नहीं होगी। कह सकते आप, ये तो गलत है वैसे लगता है जितना मुझे। जो, अरे भैया एक ही तो पैसेज है, या तो बोल लो या तो गा लो। मैम, ये फिर तो लिखा लिखा है, उसे तो कुछ भी कर देगा। टॉकेटिव इंसान कैसे, मतलब सिंगिंग का मैम आपकी वॉइस अच्छी होगी ना, बेसिकली आपकी वॉइस अच्छी होगी। हाँ ठीक है, बट बहुत सुर लगाए बट सुर आए नहीं। फिर थर्ड था एंकरिंग। एंकरिंग वाज समथिंग कि भैया ऐसा है, इसके चांसेस जो है वो बहुत कम मिलेंगे, इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलेंगी। ठीक है, तो भाई फोर्थ क्या आंसर आया? एक काम को टीचर बन जाओ, बस आप बोलो बाकी सुने। सिंपल सा आंसर है। तो यहाँ पर एक एचआर क्या कहता है? अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को समझो और उसके अकॉर्डिंग क्या करो, काम करो। अब बात करते हैं पी से। पी से आता है पर्पसफुल डायरेक्शन। ठीक है, अब सुनो,
हर एक इंसान का ना ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के पीछे एक पर्पस होता है। क्या क्या क्या? तो पैसा पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है? क्या बात है, क्या चीज है पैसा। ओके, सो द पॉइंट इज, एचआर कहता है तुम्हें पैसे पे मरना है, ठीक है, और हमें क्या चाहिए? तो एक काम करो, तुम हमारे लिए काम करो, हमें ज्यादा प्रॉफिट्स दो ताकि हम तुम्हें ज्यादा सैलरी दे सके। यानी कि दोनों की पर्पस को क्या करता है? एक डायरेक्शन प्रोवाइड करा देता है। अपनी गर्लफ्रेंड से बात मत करो फोन पे, क्योंकि इससे क्या होगा? तुम काम कम करोगे, प्रॉफिट कम होगा तो तुम्हारी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होगा, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। तो दोनों के पर्पस को एक पर्पस कौन बनाता है? एच आर। ठीक है, इतना अच्छा इंसान होता है एचआर, करता कुछ नहीं आज की डेट में कंपनियों में, बट करना चाहिए। ओके, तो पीसीसी समझ में आ गया। ओके, तो पीसीसी में गुड वर्क किया तो क्या वर्ड आया? गुड वर्क यानी कि अच्छा काम कराने की जिम्मेदारी किसकी? एचआर की। और साथ ही में एक अच्छा कल्चर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी? एचआर की। अब तुम देखो, मेरी क्लास में आते हो, रोज आते हो, अपने वीडियो ऑन करते हो, क्लास में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, बट मजाल क्लास में लड़कों को कुछ कह दे लड़कियों को? मजाल है? नहीं ना। ये कैसे एनवायरमेंट है? इतना अच्छा एनवायरमेंट है ना, मैडम का डर है ना। बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। गुड वर्क एथिक्स एंड कल्चर। पीसीसी में गुड वर्क किया तो एम्पावरमेंट मिलेगी। एम्पावरमेंट यानी कि अथॉरिटी। आपको पता है कई बार तो लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके पास ये अथॉरिटी है, तो उनको उनकी अथॉरिटी का पता लगवाना किसकी जिम्मेदारी है? एचआर की जिम्मेदारी है कि आपके पास ये पावर है। पीसीसी में गुड वर्क किया तो एम्पावरमेंट मिलेगी, जिससे हम एनवायरमेंट चेंज होने पर भी चेंजिंग द एनवायरमेंट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एनवायरमेंट चेंज होता है यानी कि जैसे मान लो अब आज के टाइम पे हम ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आए, एनवायरमेंट चेंज हुआ। जैसे एनवायरमेंट चेंज होता है तो मैनेजमेंट क्या करता है? एम्प्लॉय से करते हैं, दे रेजिस्ट। स्टार्टिंग में कितने सारे लोग थे जो ऑनलाइन पढ़ना ही नहीं चाहते थे। नहीं, जो मजा ऑफलाइन क्लास में है ना, वो ऑनलाइन में आ ही नहीं सकता। हमारा ह्यूमन बिहेवियर क्या है? रेजिस्ट करता हुआ बिहेवियर है। तो अच्छा क्या कहता है? पीछे से पुश लगाता है, अरे नहीं हो जाएगा। तो अगर कोई एनवायरमेंट में चेंज आता है तो वो मैनेजमेंट में चेंज करने की कोशिश करता है कि मैनेजमेंट भी नए वाली चीजों को ऑप्ट करने के लिए आगे बढ़े। बात समझ आई? पीसीसी में गुड वर्क किया तो एम्पावरमेंट मिलेगी, जिससे हम पीसीसी में गुड वर्क किया तो एम्पावरमेंट मिलेगी, जिससे डाइवर्स वर्क मैनेज कर सकते। एनवायरमेंट चेंज होने पर भी डाइवर्स वर्कफोर्स को मैनेज कर सकेंगे। वर्कफोर्स कैसी होती है? डाइवर्स, यानी जैसे मेरे क्लास से बच्चे हैं, सारे कहाँ से आए? अलग अलग जगह से आए हैं, सबकी मेंटालिटी क्या है? अलग अलग है, बट सबको एक साथ लेके आना किसकी जिम्मेदारी है? बताओ। मैम आपकी। एचआर मैनेजर की। ठीक है, डन हो गया। चलो, सो एक बार क्या करते हैं ना, एक बार निमोनिक रिवाइज करते हैं। बोलो मेरे साथ, सारे बच्चे ऑडियो ऑन करेंगे। पीसीसी में गुड वर्क किया तो एम्पावरमेंट मिलेगी, इससे हम P stands for purposeful direction, C stands for core competencies, C stands for competitive atmosphere. atmosphere. Very very good. पर उसके बाद next Good good work, work, ethics, ethics and culture. एनवायरमेंट HR empowerment, environment, उसके बाद एम्पावरमेंट और फिर एनवायरमेंट चेंज very good. और last is managing diverse workforce. manage. अब एक काम करो, उसकी हेडिंग पढ़ लो सारी की सारी, पढ़ लो सारी हेडिंग। तुम्हें आता है? तुम झूठ क्रैश कोर्स ले रहे हो, तुम्हें सब आता है। देख लो हेडिंग पढ़ के, वही है जो तुम्हें आता है।
हाँ जी, सेम ही है हेडिंग्स, हो जाएगी अब तो याद। कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे बता दे सातों हेडिंग में कॉमन वर्ड कौन सा है? इन। वेरी गुड। तो अब क्या करना है, एग्जाम के अंदर इन लगाने के बाद अपना निमोनिक ठोक देना हर उसमें हेडिंग के अंदर, समझ गए? बस यही करना है। डन महक, डन। चलो अब बच्चा कह रहा कि मैम प्रोडक्शन वाली बच गई, प्रोडक्शन वाली करनी नहीं एग्जाम के लिए, आती नहीं है एग्जाम के अंदर, मेरी तरफ से कांटा लगा दो उसके ऊपर, एग्जाम में आती नहीं है। ओके ओके, अगर आती होगी तो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन इज इन रिलेशन टू कॉस्टिंग ओनली, तो कॉस्टिंग के बेस पे आंसर कराना। 99.99% आज तक तो आई नहीं है, मतलब इतना अटेम्प्ट हो गए हैं। डन, खत्म। R&D के वो जो बी वाला पॉइंट उसको हम होल्ड पे रख रहे हैं, किसी ने फ्रेश माइंड से समझेंगे, अभी तो नहीं समझ रहे।